आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज आपको पढ़ाएंगे पुरातात्विक साक्ष्य। किस तरह पुरातात्विक साक्ष्य हमारे इतिहास लेखन में या इतिहास जानने में हमारी मदद करता है। पुरातात्विक साक्ष्य का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन आपको समझाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियां तथा विभिन्न चित्र कलाओं का अध्ययन किया जाता है। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजी कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये समझने वाली बात है कि जो हमारे जो सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगाजी कोई से प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख में हमारे जो अंकित है उसमें इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। वैदिक देवताओं से कहते हैं जो वैदिक युग में जो देवता थे, या कह सकते हैं वेद में जिन देवताओं का वर्णन मिला है उसे हम लोग वैदिक युग का देवता कहते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिससे उनके साम्राज्य की सीमा और उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। धर्म तथा शासन नीति पर भी प्रकाश पड़ता है। उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खरवेला की उपलब्धियों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उदयगिरि जो पर्वत है वहाँ एक हाथी गुफा अभिलेख मिला है, जो कलिंग यानी जो आज वर्तमान में उड़ीसा है, उड़ीसा के नरेश खरवेला की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख प्रकृति भाषा में लिखी एवं स्वयं खरवेला का है। शक छत्र पर रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख के शक शासन रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें रुद्रदामन के जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा उनकी संस्कृति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी भी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त एक प्रतापी राजा थे जिनका प्रयाग स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय का अर्थात ये होता है चारों तरफ विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश, पुलकेशी द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुज्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। यवन राजदूत हेरोडोटस के बेशनगर विदेशिया से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अरण्य से प्राप्त बराह प्रतिमा से हुन राज तोरमल के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये तो थे हमारे पुरातात्विक साक्ष्य। अब अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां जो आज के देवनागरिक लिपि है या रोमन लिपि है, उस तरह की लिपियां पहले नहीं हुआ करती थी। लिपियां का अलग प्रकार था, और अभिलेखों में जिस लिपियां का प्रयोग हुआ है वह कैसी थी। प्रकृति लिपि, पहला प्रकृति लिपि आरंभिक अभिलेख प्रकृति भाषा में ही होती थी और इसी लिपि में अंकित होता था। दूसरी जो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। नोट करने वाली बात है, बहुत सारी परीक्षाओं में आता है इस तरह का प्रश्न, याद कर लीजिए। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख के में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हो गया है, और यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तीसरा है खोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और चौथा है यूनानी लिपि, जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। प्रकृति भाषा में जो है जिसकी लिपि ब्राह्मी है, वह संपूर्ण भारत में पाया जाता है
और ये बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। भाषा यूनानी, इसकी लिपि खोष्टी है एवं यूनानी भी कह सकते हैं। यह पश्चिमोत्तर भारत में पाया जाता है। पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तीसरा है अरमाइक लिपि। इसकी लिपि अरमाइक ही है और ये पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान में पाया जाता है। प्रकृति भाषा उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषा होती थी। भाषा एवं लिपि में अंतर क्या है? भाषा और लिपि में अंतर क्या है? जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, इटालियन को लिखने में एक ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ हम प्रमुख शब्दावली के बारे में बात करेंगे जो कि पुरातात्विक से संबंधित है, जैसे आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या है? जो लेख, मुहर, प्रस्तरों, स्फुटों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं उसे अभिलेख कहते हैं और उसको पढ़ने वाले विज्ञान को आर्कोलॉजी कहते हैं। एम्पीग्राफी ये क्या है? अभिलेख के अध्ययन का पूरा लेख शास्त्र एम्पीग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है पेलियोग्राफी। क्या है पेलियोग्राफी? अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमोलिस्टिक क्या है? न्यूमोलिस्टिक क्या है? सिक्कों के अध्ययन को हिंदी में मुद्रा शास्त्र, अंग्रेजी में न्यूमोलिस्टिक कहते हैं। मेगालिथिन क्या है? प्रश्न ये है कि मेगालिथिन क्या है, तो समझ लीजिए। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुओं भी कब्र में दफना देते थे तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को ही प्राय मेगालिथिन या महापाषाण कहा जाता था। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, भवनों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ये नोट करने वाले हैं। पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है, पूरे इतिहास निचोड़ के आपके सामने रख दिया है और इसमें आपका एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको याद कर लेना है। किसी भी कंपटीशन के लिए ये मस्ट है। एक मरते सुन लो, उसके बाद याद कर लो, बार बार इस वीडियो को देखो ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुद्राओं के बारे में, करेंसी के बारे में। मुद्राओं की क्या स्थिति है उसके बारे में। मुद्राओं के भी माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातु की बनाई जाती थी। धातु यानी कि मेटल से बनाई जाती है। जिस सिक्कों एवं मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृति विद्यमान होती थी, उसे पंचमार्क आहार सिक्का कहा जाता था। पंचमार्क या आहत सिक्का किसे कहा जाता था? बहुत सारे जगहों पे इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको साधारण से में बताना है जिसका आकार नहीं हो, ठीक है, जिसका वजन कोई निश्चित नहीं हो, ऐसे को पंचमार्क कहा जाता था। आजकल के सिक्के में क्या होता है कि हर सिक्के, जो 1 रुपया का सिक्का है उसके वजन लिमिट होती है, इतना वजन होता है, उस पर जो मुहर है वो लिमिट होती है, उसके आकार जो होता है वो भी लिमिट होती थी। लेकिन पुराने जमाने में जो सिक्के हुआ करते थे, ना उसका आकार निश्चित था, ना उसका वजन निश्चित था, वह बिल्कुल ऐसे ही था। तो वैसे सिक्कों को हमको पंचमार्क सिक्का या फिर आहत सिक्का कहा जाता था। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं लिपि उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव डाली थी। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करने वाला राजा या राज्य कौन था? तो यूनानी शासकों का आप नाम दे सकते हैं। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अब यह भी प्रश्न उठता है कि सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए?
तो आप उत्तर में लिख सकते हैं मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अब प्रश्न एक भी आता है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इसका सरल और सीधा सा उत्तर है, सर्वाधिक सिक्के, शुद्ध सिक्के जो हो रहे हैं वो कुषाण शासकों द्वारा प्रचलन में लाया गया। प्रश्न ये है कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। प्रश्न किसने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो आप यहाँ लिख सकते हैं गुप्त शासकों द्वारा। सतवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए, क्योंकि शीशे के सिक्के का ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। अब नेक्स्ट है स्मारक एवं भवन। विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों का बोध प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पता चलता है। दक्षिण भारत के आर.के. मेडुक नामक स्थान से खुदाई में रोमन भारत के व्यापारिक संबंध का भी पता चलता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि स्मारक हमारे लिए कितना बड़ा जरूरी चीज है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभिलेख और उसके शासक के बारे में बताएंगे। जैसे प्रथम जो है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के है? कलिंग राजा खरवेला का। अब जूनागढ़ अभिलेख किस राजा के हैं? तो रुद्रदामन का। और नासिक अभिलेख किस राजा का है? गौतमी बल्वश्री का। प्रयाग स्तंभ किस राजा का है? समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशरी द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख किस शासक का है? मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? प्रतिहार नरेश भोज का है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस राजा का है? तो सिकंदरगुप्त का है। देवपड़ा अभिलेख किस राजा का है? बंगाल शासक विजय सेन का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अभिलेख जो है हमारे ऐतिहासिक दृष्टि को जानने में, समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर मैं इसको आगे विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।